अस्सलाम वालेकुम। आज पीटीआई के जलसे को इख्तिताम हुए लाहौर में 24 घंटे हो चुके हैं। उसमें एज़ यूजुअल दोनों अतराफ से मुख्तलिफ दावे किए जा रहे हैं, मुतज़ाद दावे किए जा रहे हैं। पीटीआई कहती है हमारा जलसा बहुत अच्छा रहा, अवाम बाहर निकली और बहुत जोश व खरोश के साथ बाहर निकली, जबकि पंजाब हुकूमत ये कह रही है कि जलसा मुकम्मल नाकाम रहा और वहाँ पर जो फसाद के वाक़यात हुए हैं उस पर पंजाब हुकूमत कानून के मुताबिक एक्शन लेगी उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने कानून तोड़ा। लेकिन आज एक और ख़तरनाक वाक़या हुआ सवात मालम जबा के पास। वहाँ पे एक बम धमाका हुआ है और बम धमाका ज़ाहिर है बहुत सारे हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन ये इसलिए अहम ज़्यादा है कि 11 मुल्कों के सफारतकार मालम जबा जा रहे थे इस्लामाबाद से और उनका कारवान जा रहा था, उस पर हमला हुआ। लेकिन शुक्र है कि सफारतकार तो महफूज रहे, लेकिन एक सब इंस्पेक्टर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के वो शहीद हो गए हैं, 4 दूसरे ज़ख्मी हैं। हम कहते थे कि जनूबी अजला में हुकूमत की रिट नहीं है खैबर पख्तूनख्वा में, अब तो लगता है कि शुमाली अजला तक हुकूमत की रिट नहीं रही। लेकिन केपी की हुकूमत मसरूफ़ है कभी इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने में और कभी लाहौर की तरफ। कल भी तमाम जो सरकारी ज़राए थे सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वो इस जलसे के लिए मुख्तस थे, लेकिन आज सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है कि वहाँ 11 सफारतकार गए हुए थे और उसमें मुल्क की कितनी इज्जत बनी कितनी नहीं, इस पर हम बात करेंगे। और आइनी बहरान जो पिछले कुछ दिनों चलता रहा है उसमें हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया फैसल करीम कुंडी साहब ने, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपके सूबे से अच्छी खबर नहीं आ रही, मुसलसल नहीं आ रही, और आपके बयानात भी मैं पढ़ रहा था, आपने भी कहा कि फ़ौज निकल जाए तो ये एक दिन भी सूबे का अमन बहाल नहीं रख सकते। फिर आपने कहा कि मैंने सदर और वज़ीर आज़म को खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल से आगाह किया है और आपने ये कहा कि मर्ज़ इतना नहीं बढ़ा कि इलाज ना हो सके, ताख़ीर हुई तो मर्ज़ लाइलाज हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात की आपने। आपको लगता है कि ताख़ीर हो रही है और ये मर्ज़ लाइलाज हो जाएगा खैबर पख्तूनख्वा का, ख़ास तौर पे आज के वाक़े के बाद जो सवात में हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें साहब, ये मैं कोई आज से नहीं कह रहा, जब से मैं गवर्नर बना हूँ। अब जो आज आपने देखा कि एक नाखुशगवार वाक़या स्वात में, इंटरनेशनली क्या इमेज जा रहा है हमारा, क्या आप मैसेज दे रहे हैं आपकी इस वक्त जो मैं कह रहा हूँ कि जनूबी अजला में जो अभी आपने बात की क्वाड से डी खान तक, मतलब है कि स्वात में ये चीज़ हुई है, उससे पहले चाइनीज़ इंजीनियर्स पे, चाइनीज़ डेलीगेशन पे भी काम ये हुआ था। तो ये चीज़ें देखें, और फिर मर्ज डिस्ट्रिक्ट में पाड़े चिनार में ऑफ एंड ऑन पौड़चर में भी लड़ाई शुरू है। तो ये आप इतनी बुरी खबरें बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको देखें, पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि मैं वक्तन फ़ौक़तन प्राइम मिनिस्टर साहब को भी, प्रेसिडेंट साहब को इस पर बोलूँगा, और मेरी अभी भी शायद प्रेसिडेंट साहब से मुलाकात हो 1-2 दिन में, तो उनको मैं दोबारा इस पर अपडेट करूँगा कि हमारी सूरत हाल जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि मैं APC बुलाऊँगा, आज तक वो APC नहीं हो सकी। आज अगर प्राइम मिनिस्टर ने कहा था वो आपको याद है जो ऑपरेशन का जिक्र हो रहा था कि ऑपरेशन होगा, उसके बाद मुख्तलिफ पार्टीज ने कहा कि हम करेंगे, फिर उन्होंने कहा हमें APC बुला के उनको। पहले तो शाम रात के वक्त आप कहते थे गवर्नर जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं। मैं चलो मुझे छोड़ दे, अपने कॉरेस्पॉन्डेंस जो आपका समा का वहाँ पर है उससे आप पूछते हैं कि आपके सूबे, आप उसको बोले मगरिब के बाद आप जाकर फलां लोगों की बात की है, जो अमन व अमान है वो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। 11 साल से वो हुकूमत है वहाँ पे PTI की, लोग वोट तो नहीं बार बार दे रहे, लोगों को तो कोई मसला नहीं है इससे। देखें, आप नॉर्मली जब सिंध में कोई इशू होता है, मोबाइल चोरी होता है, तो आप कहते हैं वो CM सिंध किधर है भाई, उसकी जिम्मेवारी है। मोटरसाइकिल या साइकिल चोरी CM सिंध किधर है, उसकी जिम्मेवारी है। हमने तो एक पूरा मनसूबा इनके हवाले किया था 2013 में, 8 से 13 तक जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो भी था, और आज उन्हें सूबे का जो सत्यानाश किया था, बड़ी कुर्बानियां देके वो 2013 में हम देखें, आप छोड़ दें पुलिस, फौज, मीडिया, सिविल सोसाइटी, सियासतदान, खैबर पख्तूनख्वा ने तो APS के बच्चों ने भी कुर्बानी दी है अमन के लिए। बिल्कुल नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? बॉर्डर से दहशतगर्द अंदर, वो जो लोग लेके आए थे, आप लोग, आपको भी याद होगा, आप सारे जो है ना बड़े खुशी खुशी चाय की प्याली सरीने की दिखा रहे थे। ये वही वाला लोग हैं। वज़ीर आज़म उस वक्त के ने कहा था ना कि हम यहाँ पर लोगों आबाद कर रहे हैं, वो जो ले थे जो बंदूक नहीं उठाएंगे। लेकिन लकी मरवत में जो पुलिस ने हड़ताल की वो देखें वो प्री प्लान, अगर आज हम उनसे पूछते हैं कि प्री प्लान था। देखें 7th NFC अवार्ड के बाद 1% ऑफ NFC KP को मिलता है वॉर ऑन टेरर पे, ठीक है। वो पैसे किधर गए? अगर पुलिस कहती है मेरे पास तनख्वाहें कम हैं, गैजेट्स नहीं है, PC नहीं है, असला नहीं है, लेबॉर्ट्री लैब तक नहीं है, किधर है वो पैसे? 600 अरब किधर है? किधर है वो पैसे? जब हम 600 अरब किधर गए? खा भी गए ना। कौन, ये PTI की गवर्नमेंट? तो और कौन, ऊपर से फरिश्ते आए?
तो ये इनका ये तो करप्शन के खिलाफ आई है ये हुकूमत। वहाँ 11 साल लोग इन्हें वोट दे रहे हैं, बार बार ये करप्शन खत्म कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं 600 अरब रुपए खा गई हुकूमत पीटीआई की। आज ये आपस में वजीर लड़े हुए हैं, पीटीआई वाले लड़े, किस पे लड़े हुए हैं? ठीक है, इसी पे लड़े हुए हैं ना कि करप्शन है, हमें हिस्सा नहीं मिल रहा, वो खा रहा है, ये खा रहा है, वो खा रहा है, ये चीज़ हो रही है। बात यह है कि इन्होंने डेलिबरेटली पुलिस को, फौज और रियासत के खिलाफ खड़ा किया है कि इनसे कोई पूछे नहीं कि हमारे पैसे किधर गए। आज हम पूछते हैं कि 600 अरब किधर तुमने खर्च आप किए। बड़ी खतरनाक बात कर रहे हैं। मैं अपनी करप्शन छुपाने के लिए फौज और पुलिस के खिलाफ लोगों को कर रहे हैं। चलो पुलिस निकल आई है, ठीक है, रोड पे थे 3-4 दिन, कौन से गए हैं सूबे के नुमाइंदे की जांच उनके साथ डायलॉग्स करें? कोई ये? हाँ, ये बात दुरुस्त है आपकी। आज मुझे बताएं कि आज ये तिरा के जो लोग बाहर निकले हुए हैं, रोड बंद किया हुआ है, आपका अफगानिस्तान साथ कारोबार खत्म हुआ है, सब्जी फ्रूट नहीं आ रहा है, कोई डेलीगेशन वहां पर 15 मिनट की ड्राइव है पेशावर से, वो ऐसा समझे। नहीं तो वो कोई वजीर, कोई मिनिस्टर गए हैं वहां पर? लेकिन ये बताइएगा, वो अगर फिर अफगान कौंसलर जनरल से मिलते हैं, इन्हीं मामला पे बात करना चाहते हैं, तब भी वफाक को इतराज है। देखें, आप भी इस्लामाबाद में थे और हम थोड़े से, हमने भी 1-2 सफ़े शायद पढ़े हों, क्या सूबा डायरेक्ट किसी मुल्क से बात कर सकते हैं? कल सिंध या पंजाब या बलूचिस्तान बोले कि मैंने फ़लाँ मुल्क से बात करनी है, वो कर सकते हैं? स्टेट से बात करता है, मुलाकातें तो होती रहती हैं। मुलाकातें देखें होती हैं, वो आप जाते हैं, फॉरेन ऑफिस को भी इन्फॉर्म करते हैं, मुलाकात में कोई बात नहीं है। लेकिन आप जाके कहें कि नहीं मैंने उस मुल्क से बात करनी है, और फिर अगले दिन उस मुल्क के सीजे आके तो आपके मुल्क की तौहीन कर रहा है, सीएम हाउस की तौहीन कर रहा है कि आपके तराने पे वो खड़ा नहीं होता, और आप सीएम होते हुए आप ऐसे लग रहा है कि आप पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के सीएम नहीं है, को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना वहाँ। आप ऐसे लग रहा है कि हमारा सीएम किसी अफगान सूबे का सीएम था। वो कहते हैं वो उसके बैकग्राउंड में क्योंकि म्यूजिक थी इसलिए वो खड़ा नहीं हुआ। 14 अगस्त को तो मैंने बुलाया था, उसको तो कोई तकलीफ नहीं थी। अच्छा, 14 अगस्त को आपने बुलाया तो खड़ा हुआ? फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी थी, वही अफगान कौंसल, वो भी था, ईरानी कौंसल भी था, अमेरिकन भी था, तीन हमारे कौंसल जनरल, तीनों खड़े, अफगानी खड़े हुए, तीनों थे, अफगान खड़े हुए, अफगान भी खड़े थे। हमने फ्लैग होस्टिंग भी की इस 14 अगस्त को, हमने केक भी काटा और हम बैठे। वो कोई तस्वीरें हमारे से शेयर कीजिएगा मेरे सोशल मीडिया पे है। लेकिन मुझे ये बताएं, आपने कहा कि उन्होंने वो तराने पे खड़े नहीं हुए, उन्होंने खिलाफ वर्जी की और उसने अली मीन गंडापुर ने कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है, मान लिया। आप तो वफाक के नुमाइंदे हैं ना, वफाक ने क्या एक्शन लिया? क्यों नहीं निकाला उसको? उसके पास तो पेपर्स भी नहीं है, फॉरेन ऑफिस, उसके पास पेपर्स भी नहीं है ना। ये तो फॉरेन ऑफिस है ना, तो फॉरेन ऑफिस वफाक के अंडर है ना, तो वो निकाल देते आप। सारा जिम्मेदारी तो ना सूबाई हुकूमत पर डालें। एक एक्शन तो वहाँ पर हुआ है ना, मैं उसी जगह होता मैं वहीं पे हूँ। तराना नॉर्मली एक्शन हो गया ना, आप नॉर्मली हमारे इवेंट्स जो होते हैं ना, वो तराना तो कोई लाइव, चलो आप उस पर वो कंप्यूटर या उस पर आप यूज़ करते हैं, आप रोक देते, उसको कह दीजिए अगर आपको कोई चीज़ है आप बाहर जाएँ, जब ये तराना चीज़ खत्म फिर आप आ गए। अगर उनको इतनी तकलीफ हमारे तराने से, तो आप उसको कह सकते हैं कि आप जाकर ऑफिस में बैठे, वो हो जाए। अच्छा, लेकिन ये नहीं है कि आपके ऑफिस में बैठे। देखें, ये कोई सीएम का नहीं है, ये बेसिकली उस चेयर की तौहीन हो रही है, जिस हाउस की तौहीन हो रही है। आज मैं अगर गवर्नर हूँ, कोई फैसल कुंडी गवर्नर नहीं है, कल पहले भी कई आए हैं, बाद में भी कई आएंगे। आपने उस हाउस का डेकोरम रखना है, उस हाउस के डेकोरम को अगर आप ख़राब करेंगे तो ये चीज़ें नहीं है कि आप सबसे पहले आप पाकिस्तान की बात करेंगे, फिर आप अपनी पॉलिटिक्स और चीज़ें करें। ये तो पाकिस्तान की तौहीन कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन ठीक है, पाकिस्तान की तौहीन कर रहे हैं, आपने करप्शन के इल्ज़ाम उन पर लगाए, लॉ एंड ऑर्डर वो नहीं कर पा रहे। अब आप देखें ना कि इतने सारे आपने उन पर इल्ज़ाम लगा दिए हैं, और हम देखते हैं कि जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के, वो कभी जलसे के लिए लाहौर काफ़िला लेके जाते हैं, कभी इस्लामाबाद काफ़िला लेके आते हैं। तमाम जो रियासती जो गाड़ियाँ हैं, रियासती ज़राए हैं, पैसा है, वो सारा इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर। और कल उन्होंने वहाँ लाहौर में क्लाशनकोफ से वो गाड़ियों के शीशे भी तोड़ रहे थे। ये आपके चीफ मिनिस्टर हैं आपके सूबे के, और आप जो बता रहे हैं उन्होंने क्या मफलूज कर दिया है वफाक के निज़ाम को या फेडरेशन के निज़ाम को, और वफाक कुछ नहीं कर पा रहा? ये आप गवर्नर आज का सोच रहे हैं? वफाक की कमज़ोरी है, कमज़ोरी है ना। अगर एक सीएम, एक एमएनए, एक एमपीए जाके आपके जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, जिसको ग्रिड स्टेशन कहते हैं, उस पर हमला करते हैं, आपने एफआईआर काटी है, उस पर क्या एक्शन हुआ है? कुछ नहीं हुआ ना। तो आपका मतलब पुलिस जाके गिरफ्तार कर ले उनको, वज़ीर आला को? आप नहीं, एमएनए एमपीए ने भी किया ना। आप जाकर किसी ग्रिड स्टेशन में घुस जाए ज़रा और स्विच ऑन ऑफ कर लें ज़रा, मैं आपको मानता हूँ। क्या आपके साथ क्या पुलिस करती है? मतलब आपने उनको इजाज़त दे दी कि आप जाके किसी भी सरकारी इमलाक में घुस के आप कुछ कर सकते हैं? नहीं, वहाँ अगर वो उन्हें गिरफ्तार करने जाएंगे, केपी में हुकूमत तो पीटीआई की है ना, वो गिरफ्तार करने देगी पुलिस? आईजी किसका बोला?
के मातहत है। वफाक अब वफाक के नहीं, नुमाइंदे, वज़ीर आला के मातहत है। वफाक के नुमाइंदे। बात तो ऑर्डर फिर FIR क्यों काट रहे हैं? फिर मत काटें, फिर बोलें जी ठीक है जो आपने करना है सूबे के साथ करें। तो आप देखें, आप तो अपने आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। क्या? आप वफाक के तो नुमाइंदे हैं। नहीं, वफाक पूछे ना कि क्या एक्शन हुआ है। वफाक नहीं पूछेगी FIR जो कटी है क्यों कटी है। आप पूछे ना, आप वफाक के नुमाइंदे वहाँ पे। नहीं, वफाक ने FIR काटी है ना, क्यों काटी FIR? आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इस्लामाबाद में हुकूमत है, वफाकी हुकूमत, वो नाकाम हो गई है KP के मसाइल को या KP की हुकूमत को रिस्ट्रेंड करने में, जो वो गैर कानूनी गैर आइनी काम कर रहे हैं। बिल्कुल, उनको एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। अगर एक चीज़ गलत काम हो रहा है, रिट ऑफ द गवर्नमेंट कैसे आप कायम करेंगे? अगर मैं एक गलत काम कर रहा हूँ, मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे पे हूँ, कोई आप अगर गलत काम कर रहे हैं, कानून क्या इस मुल्क में गरीब बंदे के लिए? सिर्फ ये बता दें ना कि गरीब बंदे के लिए। अच्छा चले, मैं आपसे एक डायरेक्ट सवाल पूछता हूँ। अली मीन गंडापुर की ज़मानत कैंसिल हुई है पुराने केस में, जिसमें वो शराब का है और असले का है, और अभी उन्होंने कल जो हमला किया वो फुटेज भी उसका है, वो क्लाशनकोफ से गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे हैं, उस पर भी ज़ाहिर है मुकदमा एक होगा उन पर। आपके ख्याल में अगर कानून ये कहता है तो उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए? बिल्कुल, क्यों वो कोई आसमान से उतरा है या मैं कोई आसमान से उतरा हूँ? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को आप चाहते हैं वफाकी हुकूमत गिरफ्तार कर ले? अच्छा ठीक है, फिर आप कहते हैं अपने मुल्क में जो तबाही करनी है कर लें, यही कह रहे हैं ना आप। तो गिरफ्तारी के आप बाद नहीं, वो क्या वफाकी किसी गरीब आदमी का ट्रॉलर खड़ा था, आपने उसके शीशे तोड़ दिए, अपनी फ्रस्ट्रेशन गरीब आदमी पे निकाल रहे हैं। पहुंचे जानबूझ के, कल्चर आप बन गया ना। देखिए आप पहुंचे खुद नहीं जानबूझ के, ठीक है, आपने खुद जलसी मानी, उसकी फ्रस्ट्रेशन आप उधर निकाल रहे हैं कि मैं गाड़ी के शीशे तोड़ दूँ। पहुंच जाते ना, इतने तगड़े थे तो तकरीर कर लेते ना, टाइम पे पहुंच जाते। वो तो उन्होंने एक सियासत की ना। मैं तो आप भी बड़े जालिम आदमी हैं, आपने सॉफ्टवेयर अपडेट किया लेकिन फ्रीक्वेंसी थोड़ी लो रखी, थोड़ी ज़्यादा रखते ताकि जल्दी पहुंच जाते। हाँ वो ठीक है, उन्होंने अपनी मर्जी की, नहीं पहुंचे, वो निकले यहाँ से देर से थे, वो नहीं पहुंचना चाहते थे। तो आप इतना सॉफ्टवेयर में थोड़ा वो कर लेना, एक ग्रेड अप कर लें सॉफ्टवेयर। नहीं, लेकिन उन पर तो मुकदमा यहाँ तकरीर करने पे भी हुआ, तो उसका कुछ नहीं हुआ। यहाँ से गुजर के गए हैं, तो पंजाब से गुजर के, तो सॉफ्टवेयर इस्लामाबाद से गुजर वन ग्रेड अप करें। तो आप फिर ये कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत जो है वो ढील दे रही है सूबाई हुकूमत को? दे रही है, बिल्कुल दे रही है। ये अगर देखिए, अगर एक गैर कानूनी एक्शन होता है, एक गैर कानूनी आप एक अमल कर रहे हैं, आप एक सरकारी अमलाक पे जो है हमले कर रहे हैं, फिर अगर ये है तो फिर तो 9 मई में भी सरकारी अमलाक के हमले नहीं हुए। वो सरकारी अमलाक के हमले नहीं थे। अगर हम 9 मई कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ ना, उनकी गिरफ्तारी तो नहीं हुई। अगर आप ऐसे मफरूर रहे, फिर वो वज़ीर आला बन गए, और ये भी एक नई रॉकेट साइंस है। वो मफरूर थे, उनके वाले साहब, ये रॉकेट साइंस आपको पता है, मुझे भी पता है। देखिए वो मफरूर थे, गायब थे, ठीक है, वालिद फौत हुए, जनाजे पहुंच गए, उसके बाद ये पता नहीं कि जमानत है कि नहीं, वो वज़ीर आला बन गए। ना देख लें। अब आप ये, मैं इस पर क्या बताऊँ, आपने कहा कि आइनी तरमीम जो है वो ज़रूरी है क्योंकि मिसाक जमहूरियत का हिस्सा था आइनी अदालत। तो जो कंसेंसस नहीं बिल्ड हुआ उसका जिम्मेदारी आप किस पे डालते हैं? देखिए, आइनी तरमीम में पीपल्स पार्टी के अपने एक वो था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से था, PMLN के भी थे, और साथ में जो है बिलावल भुट्टो तो बहुत फोर फ्रंट में रहे, तो JUI के भी थे, उन्होंने लीड किया है सारी। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हमारी जो पॉइंट था कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, उसके हमारी कोशिश कि हम कंसेंसस पैदा करें। उसमें बाकी ड्राफ्ट भी थे ताकि उसमें भी कंसेंसस पैदा हुआ। मुख्तलिफ सियासी जमातों को कुछ चीज़ों पर एतराज़ात थे जो कि कंसेंसस डेवलप नहीं हो सके, शॉर्ट टाइम था। मेरे साल में होमवर्क की कमी थी, अगर प्रॉपर होमवर्क होता तो शायद ये चीज़, हमने भी 18th अमेंडमेंट की, हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी। प्रॉपर होमवर्क में लैक पीपल्स पार्टी ने किया या नून लीग ने? तुम तुझे सन लड़ाना चाहते हो? नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, उसमें देखें, जानना चाह रहा हूँ, आवाम जानना चाह रही है, उसमें लड़ाई होती है तो हम ये चाहते हैं, हमारे ये था कि एक कमेटी बनती, जो भी कमेटी बनी थी अगर ये पहले बन जाती उसके अंदर हमने 18वीं तरमीम की ना, 200+ मीटिंग्स हुई, अनऑफिशियल मीटिंग्स भी हुई, हाँ, 2 साल चलता और यूनिवर्सली वो पास हुआ। हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी भी थी, ठीक। लिहाजा अगर ये कमेटी में पहले ड्राफ्ट आ जाते, शेयर हो जाते, डिस्कस हो जाते, तो ये नौबत ना आती। गवर्नर साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का, और उम्मीद करते हैं कि आप वफाक के नुमाइंदे के तौर पे सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हालत ज़ार पर गौर करेंगे, और देखते हैं आने वाले दिन में क्या होता है। गवर्नर राज लगता है या वज़ीर आला सूबा खैबर पख्तूनख्वा अपने काम की तरफ भी तवज्जो देते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया आबिद शेर अली ने, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। ये बताइएगा कि बड़ी, मैं क्या कहूँ, शिकस्त कहूँ कि ना कहूँ, शिकस्त हुई है हुकूमत को, आइनी तरामीम नहीं पास करवा सकी सारी तैयारियों के बावजूद, और क्या कहेंगे आप, कौन है जिम्मेदार इसका? जी बहुत बहुत शुक्रिया सारा आलम साहब, बड़ी मेहरबानी। देखिए, मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की हुकूमत को सुखी हुई, ज़ाहिर है इत्तेहादी
जमातों के साथ एक अलाइंस है, हुकूमत बनी हुई है, या तो हम सोलो परवाज पे हो ना, तो फिर आप इसको सुबकी कहते हैं। हमारा काम है कि आइनी तरामीम जो मुल्क और जमहूरियत और आइनी अदारा जो पार्लिमान है, अगर उसको स्ट्रेंथन करने के लिए अगर तमाम जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाए और लेकर तमाम मामलात को अगर पहले ही सुलझा लिया जाता तो शायद ये प्रॉब्लम ना आती। ठीक है, तो पहले किसने नहीं सुलझाया? आपकी हुकूमत, देखें आपकी हुकूमत ने पहले नहीं सुलझाया ना, फिर कसूर तो हुआ ना आपकी हुकूमत का। नहीं देखे, कसूरवार नहीं, एंगेज पॉलिटिकली एंगेज किया हुआ है। और मेरा ख्याल है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं और भी लोग हैं जिनकी जो अवाम है, जो किसी की उसमें कोई तहफ़्फ़ुज़ात है उसको एड्रेस करना चाहिए। यही हुकूमत की खूबसूरती होती है कि मामलात को अच्छे तरीके से डील करके अपने पॉलिटिकल अलाइंस के साथ मिलकर इनको, और मेरा ख्याल है कि अफसार आलम साहब इंशाल्लाह इसमें कामयाब होंगे। लेकिन जो समझते हैं कि जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है तो उससे ज़रा इज्तनाब किया जाना चाहिए, और बाकी जो तरामीम है उसको थ्रू करके एक आइनी पैकेज के ज़रिए मेरा ख्याल पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। नहीं ठीक है, नहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं होना चाहिए, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस को भी तो फिर स्मार्ट इनफ होना चाहिए ना कि वो सारा काम मुकम्मल कर सके। देखिए हमने देखा मुसलसल बिलावल भुट्टो बहुत कोशिश कर रहे थे, लीड कर रहे थे इस सारी कैंपेन को, लेकिन आपकी तरफ से सिर्फ 2 वज़रा थे, कोई पार्टी लीडरशिप, टॉप की लीडरशिप में से कोई एक्टिव उतना नहीं था जितने बिलावल भुट्टो थे। और फिर उसके बाद इल्ज़ाम जो आया है मौलाना फजलुर रहमान ने भी, उनकी जमात ने भी, तहरीक इंसाफ ने भी, वकला ने भी, और जिसने भी इल्ज़ाम दिया है वो दिया है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को कि वो इनएफिशिएंट है। आप कैसे देखते हैं इसको? मैं नहीं समझता कि कोई इनएफिशिएंसी है हुकूमत में सारा साहब, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब डायरेक्टली इसको खुद मॉनिटर कर रहे थे। उनके जो एक मिनट का तमाम रुफ़का कार से रब्ता था, वो ख़ुद भी ज़ाती तौर पर भी उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब से बात की और तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बात की। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई हुकूमत की कोई नेगलिजेंसी या कोताही है। ज़ाहिर है हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना निज़ाम है उसको पोलिटिसाइज़ करने का, उसको गेन करने का। तो मैं समझता हूँ कि अफसार आलम साहब पछताएंगे जो लोग पार्लियामान को इस वक्त मजबूत नहीं करेंगे। तो ये वक्त है यूनिटी का। तो आप कह रहे हैं क्या मैं इससे आपकी बात से ये मतलब निकाल सकता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब पछताएंगे अगर वो आपका साथ नहीं देंगे? तो देखिए हमने अफसार आलम साहब जो पिछली पीडीएम की हुकूमत थी, आपको भी ज़ाहिर उसका इल्म है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश थी, जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने हलफ लिया था, जब लंदन में बैठक हुई थी तो मेरे नॉलेज के मुताबिक ये डिसीजन लिया जा चुका था कि जी हम इलेक्शंस के अंदर जाएंगे। मैं उस मीटिंग में भी मौजूद था। मुझे पता है कि मेरे मोहतरम फजलुर रहमान साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और भी पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी क्या तवक्कुआत थी। फिर जाहिर है कि उन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने प्रेशराइज़ किया और मियाँ नवाज शरीफ साहब को कहा जी कि नहीं आप हुकूमत हम लेंगे, और इस जो भी बातें हुई तो ये फिर आप कहना ये चाहते हैं कि उस वक्त 2022 में आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान ने प्रेशराइज किया। नवाज शरीफ नहीं चाहते थे हुकूमत जारी रखना, वो चाहते थे इंतखाबात में जाएं, लेकिन इन 2 पार्टीज़ ने कहा कि अभी हमें हुकूमत में रहना चाहिए। ये मतलब है आपका? 200% मियाँ नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश थी कि वो इलेक्शंस में जाएं, जो भी फिर सर्कमस्टांसेस बने। जाहिर है वो इत्तेहादी हुकूमत थी, हमारी उस वक्त भी सोलो फ्लाइट नहीं थी। अभी भी पाकिस्तान की अवाम का जो भी फैसला आया, मिक्स आया। अब जाहिर है फिर हुकूमत को तमाम अपने जो अलाइंसेस हैं उनको साथ लेकर चलते हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूँ आपको इंशाल्लाह खुशखबरी आएगी। पार्लियामानी जो कमेटी है, जो हमारी टीम है, वो इंशाल्लाह इसमें कामयाब होगी और तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स इंशाल्लाह आईनी तरमीम को पास ये बताइएगा कि आप ये कहते हैं कि जो 2022 में
मुस्लिम लीग नून ने फेवर दी JUI को या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को PDM में और हुकूमत बनवाई, हुकूमत बनाने पे राज़ी हुए, उसके रिटर्न में JUI को अब आपके साथ खड़ा होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहा, ना ही मेरा ये मतलब है, ये आपकी आरा है। उस वक्त भी हम PDM के प्लेटफॉर्म पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की मुशावरत के साथ चलते थे। अभी भी जो हुकूमत है अपने पॉलिटिकल अलाइंसेस जो हमारे हैं उनकी मुशावरत से चलते हैं। अगर कोई मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मेरा बहुत एहतराम का रिश्ता है उनके साथ, मेरी बड़ी वर्किंग रिलेशन रही है उनके साथ, मेरे साथ वो 3-4 मरतबा मैं उनके साथ रुकने कौमी असम्बली भी रहा, तो मेरा एक बड़ा एहतराम का उनके साथ रिश्ता है। तो मेरा ख्याल है कि जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करके टेबल पे लाया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला हुकूमत इसमें कामयाब होगी। ठीक है, अब ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी आप लोग साथ लाना चाह रहे हैं कि नहीं लाना चाह रहे हैं? देखिए जी, वो अपनी जब तक गलतियों की जो 9 मई का वाक़या है उस पर वो माफ़ी ना मांगें, और जो इमरान खान और जो वो अभी आपके सामने वो KPK की हुकूमत को ले आते हैं, ना वो अफसार आलम साहब वहाँ पे कोई निज़ाम है, ना कोई वो डेवलपमेंट है, वो बस अपना पूरा पैसा लगाते हैं जी, चलो चलो इस्लामाबाद चलो, चलो चलो लाहौर चलो, चलो चलो फलान जगह चलो। मीडिया कैंपेन में इमरान खान की प्रोजेक्शन पे पाकिस्तान और KPK के अवाम का अरबों खरबों रुपया उन्होंने डुबो दिया। तो मेरा ख्याल है कि अब KPK की आवाम को भी होश के नाखून लेने चाहिए कि बहुत 15 साल का टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है किसी सूबे में। तो ये वो तो KPK के अवाम है, वो जाने, लेकिन आपने बड़ी ज़रूरी है, पार्लियामेंट्री कमेटी में तो है ना जी। देखें, पार्लियामान जमहूरियत का हुस्न यही है कि जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, जो क्योंकि वो वहाँ पे PTI आज़ाद नहीं है, PTI ताबे है वहाँ पर इमरान खान के। इमरान खान के साथ किसी किस्म का डायलॉग नहीं हो सकता जब तक वो 9 मई के वाक़यात में हमारे आर्म फोर्सेस से और जो मशीनों जो मुल्क का नुकसान पहुंचाया उस पर अगर माफ़ी नहीं मांगेगा तो किसी किस्म के टेबल टॉक उनके साथ नहीं होगी। ये जमहूरियत में ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं ना मानूं वाले जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ हैं, तो उनके साथ फिर कोई किसी किस्म की डायलॉग नहीं होती। ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद शेर साहब करने का। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हॉट इशू जो है मुनसिफ खुद कटहरे में, एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हॉट इशू आज का, और हमारा आज का हॉट इशू है मुनसिफ खुद कटहरे में, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसलिए कि 21 सितंबर को मखसूस रिश्तों का केस और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने अक्सरियती जजेस की वजाहत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को उनसे जवाब तलब कर लिया है। लेकिन ये वजाहत थी या ऑर्डर था, ये सवालात जो पेश किए गए हैं चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, उससे लगता है कि ये उन 8 जजेस का ऑर्डर था जिसको मीडिया ने और सब ने यही समझा कि वजाहत आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और बड़े अहम उस पर सवालात उठाए गए हैं। हमें ज्वाइन किया हाफिज़ एहसान खोखर साहब ने, माहिर कानून है, और हसनात मलिक साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं बहुत सालों से। हाफिज़ साहब, आपसे शुरू कर लूँ, आप बताइएगा ये जो सवालात आए हैं, आपको पता है क्या सवालात है? और उसकी वजह वो है 14 सितंबर को जो वजाहत जारी हुई और जिसके बारे में फिर डिप्टी रजिस्ट्रार ने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन ने एक दरख्वास्त थी कि ये कैसे बगैर नोटिस के हो गए। तो एक कंट्रोवर्सी चल रही है जिसका अब हम ये एक अगला स्टेप देख रहे हैं कि अब 9 सवालात पूछे गए हैं। इन सवालात की अहमियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भाई, बहुत आपका शुक्रिया। अगर आप ये देखें तो ये कंट्रोवर्सी बुनियादी तौर पे स्टार्ट हुई है 21 फरवरी 2024 को, जब SIC ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास एक एप्लीकेशन मूव की। उसके बाद ये है कि 28 फरवरी को इलेक्शन कमीशन का एक फ़ैसला आया। उसके बाद मामला जो है पेशावर हाई कोर्ट के अंदर गया। पेशावर हाई कोर्ट ने पहले उस ऑर्डर को सस्पेंड किया और उसके बाद उन्होंने एक फ़ैसला कर दिया जो 28 मार्च को है। अब जब 28 मार्च को आया तो आपको याद होगा कि उस वक्त इलेक्शन सेनेट के होने थे और जो PTI की गवर्नमेंट है KPK के अंदर, उन्होंने इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट के अंदर रिफ्यूज़ कर दिया और उसके बाद आपने देखा कि वो पोस्टपोन हो गए। उसके बाद मामला आया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब इस केस की फ़िक्स हेयरिंग थी वो 28 या 29 मई थी, लेकिन इस डेट को
पीछे करके लेके आया गया और 6 मई को इसके ऊपर हेयरिंग की गई 3 मेंबर्स बेंच ने, और 3 मेंबर्स बेंच ने सेम डे जो है वो इलेक्शन कमीशन को नोटिस किया, सेम डे अटॉर्नी जनरल को बुलाया, और सेम डे ही इस जो पेशावर हाई कोर्ट की 5-0 एलोकेशन ऑफ रिजर्व सीट थी उस जजमेंट को सस्पेंड कर दिया। और एक ही पॉइंट था, कौन थे चीफ जस्टिस? वो उस वक्त चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा थे। इस बेंच को जो हेड कर रहे थे वो जस्टिस मंसूर कर रहे थे, और उनके साथ जो थे जस्टिस अतर मिनल्ला थे। अब ये उस वक्त तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था, मौजूद था ना जी, मौजूद। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि जो आपने पूछा ना कि नहीं कमेटी, मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि इस केस के अंदर कितनी चीजें अनयूजुअल जो हो रही हैं कि अगर 29 मई को अगर आप केस को फिक्स करते हैं तो यकदम आपको क्या आ गया कि आप 6 को आए। फिर आपने सुप्रीम कोर्ट ने लीव ग्रांट किया सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर कि क्या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को जो सीट्स मिली हैं वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये लॉ है या नहीं है। ये थी सुप्रीम कोर्ट की कंट्रोवर्सी। उसके बाद आपका एक फुल कोर्ट बना, 13 मेंबर्स बेंच बने 13। फिर आपने उस हेयरिंग के अंदर देखा कि केस की बजाय जो जजेस की आपस के अंदर ऑब्जर्वेशंस थी वो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर अनयूजुअल। अब आगे आ जाए, अब जब वो फैसला आया, उस फैसले 4 फैसले उस दिन आए, एक 8 का आया, एक 2-2 के आया और एक जस्टिस या अफरीदी का आया। इसके अंदर उन्होंने क्लैरिफिकेशन को ऑफर करवाया, इलेक्शन कमीशन ने उस क्लैरिफिकेशन के लिए एक एप्लीकेशन दी। अब यहां पे अबसार भाई आपका सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर कोई दरखास्त आप देते हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट काम नहीं करती कि उसके ऊपर नोटिस करती है, हेयरिंग करती है, उसको चाहे चेंबर के अंदर करे या ओपन कोर्ट के अंदर गर्मियों की नहीं, लेकिन वो 8 मेंबर्स बेंच तो अवेलेबल था ना जी। 8 मेंबर्स बेंच को गर्मियों की छुट्टियों के बाद आके कर नहीं, 2 एक आया रिव्यू आया जो आर्टिकल 188 के नीचे आया, और दूसरा वो था जो इलेक्शन कमीशन ने क्लैरिफिकेशन मांगी, डबल डिक्लेरेशन के ऊपर मांगी, इलेक्शन शेड्यूल के ऊपर मांगी। ये सारी उसके ना देने की वजह छुट्टियां नहीं थी, उसके ना देने की छुट्टियां अगर हैं या नहीं थी। लेकिन जब आपने 14 सितंबर को एक ऑर्डर किया तो उस वक्त मुनासिब ये था कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस कर दे, अगर मौजूद तो थे ना। अगर 14 सितंबर को आए नहीं हुआ, अच्छा अब ये 21 सितंबर को कर दी ना 14 को ही किया। अब 14 को डिप्टी रजिस्ट्रार ने एक नोट पुटअप किया चीफ जस्टिस के लिए जी कि आज ये है, चूंकि अपलोड हो गया, उधर आपकी चल रही थी सेशन चल रहा था असेंबली का अमेंडमेंट का, उधर से ये आ गया। अब मैं समझता हूं कि यहाँ के ऊपर जो है एक प्रीएम्पशन जो है वो चाहे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बना हुआ है कि जी शायद अगले दिन ही उस दिन एक सेशन होना था, हमें 8 को देना चाहिए। ये तो और ये जो assumption है ना कि वो नहीं देखे ना, आप कुछ चीजों को सीरियस फैक्ट से भी तो लेके चलते हैं, उसका कॉन्सिक्वेंस भी लेके चलते हैं। अब ये अगर चीज, मेरा सवाल ये था कि इन सवालात की अहमियत क्या है? इन सवालात की बड़ी इंपॉर्टेंट अहमियत है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट अहमियत, अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस बेंच का हिस्सा न होते तो शायद इतनी अहमियत नहीं होनी थी। चीफ जस्टिस इस बेंच का 13 मेंबर्स बेंच का हिस्सा थे। तो नंबर 2 ये, और उन्हें इसके अंदर बैठना चाहिए था ना अगर वो सवालात आए थे। अच्छा, दूसरा अच्छा, ठीक है, वो सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं, बाकी भी जितने भी हैं, बाकी भी जितने, डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि जब आप, और दूसरा सर इसके अंदर एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि जब आपके पास वो मामला आया आपने सुना भी नहीं है, तो फिर जो उनकी क्लैरिफिकेशन थी आप उसका तो जवाब देते ना। वो इलेक्शन कमीशन उन्होंने आर्टिकल 51 का 106 आपने आपके कहने का मतलब ये मुख्तसरन आसान अल्फाज में लोगों के लिए कि कौमी असम्बली में जो आईनी तरमीम आ रही थी उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए 8 मेंबर बेंच, 8 जजेस ने, मेंबर बेंच भी नहीं है, 8 जजेस ने ये जल्दी में 14 सितंबर को एक प्रेस रिलीज जारी कर। परसेप्शन है, परसेप्शन है। रियलिटी हसनात साहब क्या है? देखिए 12 जुलाई का मेरा ख्याल है हाफिज साहब ने सारी तमीद बांधी, लेकिन 12 जुलाई का जो ऑर्डर है उसका आखिरी पैराग्राफ नहीं पढ़ा। उसमें लिखा हुआ है कि जब भी इलेक्शन कमीशन या पीटीआई को किसी मामले में कन्फ्यूजन होगी तो वो एक एप्लीकेशन देंगे और वो एप्लीकेशन चैम्बर में 8 जजेस के पास जाएगी और वो उस पर ऑर्डर पास 13 पे नहीं जाएगी, वो ऑर्डर पढ़ ले। ठीक है, अब वो ऑर्डर गलत है, ठीक है, उस पर रिव्यू हो जाना है, लेकिन वो ऑर्डर इन फील्ड है, सुप्रीम कोर्ट का। वो एप्लीकेशन गई, बिल्कुल गई एप्लीकेशन, वो फिर कमेटी। अच्छा मजे की बात है, इलेक्शन कमीशन ने अगर उस ऑर्डर पे कोई इतराज नहीं किया, नो लीक ने नहीं किया, बजाय अगर यहाँ तासुर है ना कि जी ये 8 जजेस प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, तो कि भाई मौजूदा हालात में इलेक्शन कमीशन को एम्पावर कर रहे हैं कि ताकि माले गनीमत की रिजर्व सीटें दोबारा नून और पीपल्स पार्टी में दे के 2/3 दो और फिर उसके बाद उनका जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बन जाए उसमें रिटायर्ड चीफ जस्टिस बन जाए। ये अभी हम इन तासुर है, हम इन तासुर पे 13 जनवरी से मुस्तकबिल के तासुर पे अभी नहीं जाते, माजी वाले पे रहते हैं कि ये जो ऑर्डर है, ये जो सवालात पूछे हैं जी, आपके ख्याल में ये सवाल जस्टिफाइड हैं या नहीं? मेरा ख्याल है कोई एक सवाल आपको पूछ लेता हूँ।
मसलन दरख्वास्तें कॉज लिस्ट के बगैर समाअत के लिए कैसे फिक्स हुई? क्या रजिस्टर ऑफिस ने मुतल्लिका फ्रीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी तो फ्रीकैन नजरसानी दायर करें, वो क्या इस पे क्या करना चाह रहे हैं, उससे क्या वो ये जो सवाल है ये ग्राउंड है एक नजरसानी के, एक वजाहत है कि वो एक एप्लीकेशन उसकी आई होगी ना, बिल्कुल वो एप्लीकेशन किधर है? एप्लीकेशन आई है चैम्बर में, वो 12 जुलाई का ऑर्डर देखें, उसमें नहीं लिखा हुआ कि आपने प्रैक्टिस कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल ये नहीं है कि अगर आप 12 जुलाई का ऑर्डर का तो आप उसे सुनेंगे तो आखिरी पैराग्राफ पढ़ें 12 जुलाई का, उसमें कोई नहीं लिखा हुआ कि कमेटी के पास जाएगी, हियरिंग होगी। अगर वो ऑर्डर गलत है तो वो रिव्यू हो जाएगा। मैं आपसे एक आपसे सिर्फ स्पेसिफिक सवाल पूछता हूँ, उस ऑर्डर में लिखा कमेटी के पास नहीं जाएगा, ऑर्डर में लिखा? ऑर्डर में ये नहीं लिखा, लेकिन ऑर्डर में ये लिखा है कि जजेस के पास जाएगी। एक जुडिशियल ऑर्डर है, 8 जजेस के पास जाएगी, तो इसका मतलब कमेटी को बाईपास करके आएगी। तो एक मिनट जी बिल्कुल ठीक है ना, ऐसे ही है ना। तो क्या एक पार्लियामेंट का एक्ट है, बिल्कुल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसमें एक बात तय हो गई कि जो भी आएगी एप्लीकेशन वो कमेटी के जरिए आएगी, उसको सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर, होल्ड ऑन, कोई ऑर्डर उसको सुपरसीड कर सकता है? उसके लिए इलेक्शन कमीशन नजरसानी दायर करे। मैं हसनात से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हसनात को जानता हूँ कि वो बहुत अच्छे एक सुलझे हुए और बैलेंस रिपोर्टर हैं। एक पार्लियामेंट का एक्ट है, उसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत कुछ चीज़ें तय हो गई, उसको 8 जजेस फैसला देते कि इसको बाईपास करके आप आ सकते हैं। देखिए ऑर्डर में मैं समझता हूँ कि वो ऑर्डर रिव्यू होना चाहिए या उस पर ग्राउंड है, नहीं रिव्यू करते हैं ना, 10 हफ्ते हो गए, 11 हफ्ते बल्कि। जस्टिस काजी फैसला के जो अपने उनके रिव्यू था ना, वो डिसाइड हुआ, उसके बाद डिटेल जजमेंट कितने 5 महीने बाद आई, और कुरेटिव रिव्यू भी आ गया था। पूरी अटेम्प्ट थी उस वक्त की हुकूमत की कि जी किसी तरह कुरेटिव चले 8 क्यों रोकी गई? मैं आपसे एक सवाल, मैं हाफिज साहब आप जवाब दे दीजिएगा, मैं एक सवाल से पूछना चाहता हूँ अपनी क्लैरिटी के लिए। अच्छा, 8 जजेस ने ये वजाहत या ऑर्डर जो भी दिया, ये कहाँ हुई? मीटिंग हुई है या खुली अदालत में कोई फैसला हुआ, कहाँ हुआ? वो 12 जुलाई में लिखा हुआ है उस ऑर्डर में कि चैम्बर में 8 जजेस के पास। चैम्बर किसके चैम्बर में? क्लैरिफिकेशन किसके चैम्बर में मीटिंग हुई? देखिए इस तरह आप मॉनिटरिंग पूरी हुई, कई दफा माजी में जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने मॉनिटरिंग की, कई केसेस की मॉनिटरिंग की है, गलत किया है, लेकिन जुडिशियल ऑर्डर है, जुडिशियल ऑर्डर आपको बाइंडिंग है। मॉनिटरिंग की बात ही नहीं कर रहा, मॉनिटरिंग तो गलत है ना, इसकी बात ही नहीं। मेरा सिंपल क्वेश्चन, जुडिशियल ऑर्डर इन फील्ड है या नहीं, मुझे है इन फील्ड, तो उसको अमल दरामद करना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और अगर इतराज है तो इलेक्शन कमीशन दरखास्त करे। काजी साहब क्यों इस पे रिएक्ट कर? सवाल सादा है, मेरी मजबूरी है। हाफिज साहब, मैं एक पहले उनसे एक सवाल करूं, फिर आपके पास आता हूं। मेरी एक मजबूरी है, मैंने प्रोग्राम करना है ना। काजी साहब को मैं सिर्फ, मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, किस मुअज़्ज़ज़ जज के चैम्बर में मीटिंग हुई? देखें बिल्कुल ये बात जो है, ये इलेक्शन कमीशन, ये ग्राउंड जो 9 सवाल काजी फैसल साहब ने उठाए हैं, ये अपनी रिव्यू में डाले और रिव्यू फाइल करे उस पर। लेकिन चीफ जस्टिस काजी नहीं किया उस पर, इस पे नहीं किया, इस पे चीफ जस्टिस नहीं किया, लेकिन जो पहले किया हुआ है वो किधर है? तो बिल्कुल वो लगना चाहिए। क्यों नहीं लग रहा? तो वो कमेटी में सरबराह है चीफ जस्टिस काजी फैसल, अब बना लें, अब तो कमेटी में मेजॉरिटी है। अच्छा चलो ठीक है। हाफिज साहब ये बताइएगा, आप इस बारे में आप क्यों जम्पशन पे जा रहे हैं? वो जो हसनात बात कर रहे हैं कि 12 जुलाई का 12 जुलाई के फैसले में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, तो फिर एतराज़ बनता तो नहीं आप? अच्छा सर, इस तरह 12 जुलाई के फैसले के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, आप हमारे पास आ जाए। सही है। उन्होंने उसके अंदर 4 या 5 एतराज़ कर दिए कि जी आर्टिकल 51 के नीचे डबल डिक्लेरेशन नहीं हो सकता, पार्टी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, सेक्शन 104 के होते हुए जो है जितनी देर इलेक्शन शेड्यूल के अंदर नहीं आप करेंगे एंटरटेन नहीं कर सकते, एक दफ़ा आप डिक्लेरेशन अब आ जाता है। अब और उसके बाद उन्होंने रिव्यू भी फाइल कर दिया, रिव्यू भी फाइल हो गया, क्लैरिफिकेशन भी आ गई। अब वो जो क्लैरिफिकेशन है, आप मुझे कहें कि मैं आपको क्लैरिफिकेशन मेरे से पूछ लें, मैं आपको रिटर्न दूं, तो आप पे ये बनता नहीं है कि मुझे बुला के सुन तो लें कि जो आपकी क्लैरिफिकेशन है उसको एक्सप्लेन तो करें ना। इशू यहाँ पे ये आया। अच्छा, आपका जो मेन ऑब्जेक्शन है वो ये कि इलेक्शन कमीशन को बुला के सुना नहीं गया, इस वजह से ये रिव्यू तो नहीं सुन रहे थे, नहीं, ये क्लैरिफिकेशन देखिए ना, पॉइंट तो है, रिव्यू तो नहीं, और
ये उस हाफिज आर्डर साहब, को उन्होंने किया। ये हसनात का पॉइंट तो दुरुस्त है ना कि ये रिव्यू नहीं है, इनबिल्ट रिव्यू है, ये क्लैरिफिकेशन नहीं है, इनबिल्ट रिव्यू है। वो इसलिए इनबिल्ट रिव्यू है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला कंक्लूसिव होता तो क्लैरिफिकेशन की नौबत नहीं आनी थी। रिव्यू क्या होता है? इनबिल्ट रिव्यू ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फैसला करती है, आपके पास आर्टिकल 188 के नीचे राइट है कि आप चले जाएं। यहां पे आप कभी आपने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज तक फैसला किया और कहा आप मेरे फैसले के अमल दरामद के दौरान अगर आप प्रॉब्लम है तो आप मेरे पास आए और मेरे से पूछ लें? और आप फिर माशाल्लाह पूछा और इतनी- पूछा तो अच्छा हसन, और एक आगे चीज, पाकिस्तान का जब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर 10-12 से आया है, कोई भी कॉज लिस्ट जो जारी होती है बंडे से ऑनवर्ड्स जो है, चाहे छोटा मामला है या बड़ा मामला है, वो कमेटी में ही जाता है, कमेटी ही फैसला करती है और कमेटी के बगैर कोई केस फिक्स नहीं होता। ठीक है हजरात, ये वजाहत थी ना, बिल्कुल वजाहत की जरूरत पेश आई बिल्कुल किसी वजह से, बिल्कुल। वो वजह क्या थी? वजह वाज़ेह है कि जी फैसले पे अमल दरामद नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो उस पर बुलाना नहीं चाहिए था, बात तो वैलिड है ना। देखिए रिव्यू में वो उनकी बात सुनी जाएगी। अब जैसे नहीं, आप नहीं, नहीं, आप वो अलग इशू है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ वजाहत दी, कई मैंने एक फैसला दिया, जी। मैं उसकी वजाहत देना चाहता हूँ, जी। तो मैं कम से कम बुला के सुप्रीम 8 जजेस मुअज़्ज़िज़ जजेस, देखें बिल्कुल बात ठीक है। ये तो एक दफ्तर में अगर देखिए यही बात इलेक्शन कमीशन को फिर दरखास्त देनी चाहिए कि आपने ये जो वजाहत दी है हमारे वकील को नहीं बुलाया, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैसला का नहीं बनता कि वो अपने ही कुलीग तो जजेस इसका मतलब और है, अपनी रिटायरमेंट इसका के मतलब आखिरी है हफ्ते में आप जब बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को रिव्यू में जाना चाहिए, तो आप समझते हैं इसमें सुकम है देखिए इस वजाहत में? देखिए ये ग्राउंड है, अब देखना है कि वो जज इस पे क्या कहते हैं। हम तो नहीं कह सकते ना। बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान साहब हमसे बात करने का और हसनात मलिक, और एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो एडिटोरियल। और आज का एडिटोरियल काजी फाइज इस्सा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने 9 सवाल पूछे हैं उन 8 जजेस से सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने हाल ही में एक वजाहती ऑर्डर जारी किया 14 सितंबर को, जिसमें कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसले पर अमल दरामद नहीं किया उसके बारे में उन्होंने वार्निंग इशू की थी, और जिस वार्निंग को लोगों ने काफ़ी सीरियस लिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी उस वार्निंग को बहुत सीरियसली ले रहा है और उसके ख़िलाफ़ रिव्यू में भी जाएगा। लेकिन जो सवालात हैं चीफ जस्टिस साहब के, उन 8 जजेस के, वो सवालात बहुत अहम हैं। आप स्क्रीन के नीचे वो सवालात देख रहे होंगे, और उन सवालात ने कुछ लोगों के ख्याल में जिनका जुडिशल मामलात पे बहुत गहरी नज़र है, उनके ख्याल में इन सवालात से वो तमाम जजेस ख़तरे में आ गए हैं। बाज़ के ख्याल में इन सवालात में एक चार्ज शीट है उन तमाम जजेस के लिए, क्योंकि बहुत सारे कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई है ये ऑर्डर या वजाहत जारी करते हुए जो उन्होंने 14 सितंबर को की। और सबसे बड़ा उसमें सवाल यह है कि क्या ये 8 जजेस मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं या नहीं हुए, और अगर हुए हैं तो क्या इनके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। और फिर एक और बहुत आम सवाल जो है वो ये है कि अगर ये चेंबर में कहा गया था कि आके हमसे वजाहत तलब करें, हमसे वजाहत ली जा सकती है, तो वो जो मीटिंग है 8 जजेस की, वो किस चेंबर में हुई, उसको किस तरीक़ाकार के तहत बुलाया गया, वही तरीक़ाकार जो सुप्रीम कोर्ट के लिए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत नाफिज हुआ है, उसकी खिलाफ वर्जी की गई है या नहीं की गई। क्योंकि इन सवालात से ये लगता है कि उसकी खिलाफ वर्जी की गई है, और उसमें बहुत अहम सवालात हैं। इन सवालात का जवाब आने वाले कुछ दिनों में, लेकिन एक बात तय है कि इख्तलाफात बहुत हैं, इख्तलाफ राय बहुत है कानूनी और आइनी मामलात पर, और उम्मीद है कि इस दफ़ा ये जो स्ट्रगल शुरू हुई है ये किसी न किसी नतीजे पर पहुंचेगी, और हम भी दूसरी मैच्योर कौमों की तरह हमारे जो बुनियादी आइनी और कानूनी मसाइल हैं उनको एक दफ़ा हल कर लेंगे। उम्मीद रखते हैं, इजाज़त चाहते हैं, गुड नाइट।